जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक रहेगा राज्य विधानमंडल और मंत्रिपरिषद। इसमें से विधानसभा के विषय में देखेंगे और विधान परिषद के विषय में देखेंगे। हालांकि विधान परिषद हर स्टेटों में नहीं है, कुछ ही स्टेटों में है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा राज्य मंत्री परिषद को भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए राज्य विधानमंडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने जा रहा है। इसमें राज्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे को हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता है संविधान के भाग 6 में अध्याय की बात करें तो अध्याय 3 और आर्टिकल की बात हो तो 168 से लेकर 212 तक का टोटल जो है राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख किया गया है। वहीं पे 168 की अगर बात हुई है तो 168 में आर्टिकल की बात हो तो आर्टिकल 168 में यह प्रावधान दिया गया है कि राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होगा। अब प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए किसका विधानसभा का प्रावधान किया गया है। वहीं पर इम्पोर्टेंट आर्टिकल 170 है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचन द्वारा जो चुने गए अधिक से अधिक 500 सीटें से अधिक नहीं होना चाहिए और कम से कम 60 सीटें से अधिक कम नहीं होना चाहिए। ये विधानसभा की सीटों की बात हो रही है, विधानसभा के सदस्यों को मिलाकर बनेगी। 170 में है। हालांकि कुछ अपवाद है, जैसे कि सिक्किम में मात्र 32 सीटें हैं विधानसभा का, और मिजोरम और गोवा में यहाँ पे दोनों में 40 सीटें हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए तो अपवाद स्वरूप है, क्योंकि यहाँ पे 60 सीटें से कम है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो पुडुचेरी संघराज क्षेत्र में मात्र 30 सीटें हैं, 30 सदस्य ही निर्वाचित होते हैं वह भी, और 3 सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं। सबसे बड़ी अगर विधानसभा की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश है, यूपी है। यूपी 403 विधानसभा सदस्यों के साथ नंबर 1 पे बना हुआ है। और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन जो है कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आया है, क्योंकि सबको लगता है कि राज्य की चुनाव की बात हो रही है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो करता है भारत के निर्वाचन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI बोल सकते हैं, जो कि राज्य का विधानसभा का चुनाव को संपन्न कराते हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। साथ ही साथ 170 के उपखंड 2 आर्टिकल में प्रावधान दिया गया है कि प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात समस्त राज्यों में या समस्त राज्य में यथासाध्य ही हो। ठीक है। तो 2001 की जनगणना पर आधारित है। 27वें संविधान संशोधन विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार तथा लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकार जो है बिल्कुल सामान्य है। विधानसभा भी अध्यक्ष भी किसी प्रश्न पर पक्ष विपक्ष बराबर मत होते हैं तो अपना निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है। इसके अलावा विधानसभा के विषय में अगर और डिटेल्स में देखें तो सदन और राज्यपाल के बीच में संपर्क स्थापित करते हैं। ठीक है। सदन और राज्यपाल के बीच में संपर्क स्थापित विधानसभा अध्यक्ष करते हैं, और अध्यक्ष जब भी अनुपस्थित रहेगा तो उनके कार्यों को संपादन जो कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। जैसे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे उसी तरह सेम प्रोसेस विधानसभा में भी है। और देखिए 84 संविधान संशोधन के द्वारा 2001 में राज्य के विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वर्ष 2026 तक के लिए बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है। और इससे पश्चात होने वाली जो जनगणना है उनके सुसंगत आंकड़ों के प्रकाशित होने तक यही रहेगा 2026 तक जो सीटें हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर और पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 14 के उपखंड 3 के अनुसार जम्मू कश्मीर में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है 107 निर्धारित की गई है, जिसमें से 24 सीटें जो है पाकिस्तान POK के लिए रखी गई है। और इस प्रकार ये सीटें जो है खाली है हालांकि। और इस प्रकार वर्तमान में अगर देखा जाए तो विधानसभा में निर्वाचित जो सदस्यों की संख्या है प्रावधान दिया गया है 83 रखा गया है, 83 रखा गया है। ठीक है। हालांकि इसको परिसीमन के बाद 90 बढ़ाया गया है, 90 बढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं कि जहाँ पे विधानसभाएँ हैं, तो ये एक तरह से यूनियन टेरिटरीज बोल सकते हैं, वहाँ पे विधानसभाएँ हैं।
ठीक है। और विधानसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता जो होगी नागरिक होना चाहिए भारत का, साथ ही साथ 25 वर्ष की आयु होना चाहिए तो विधायक बन सकते हैं, ठीक है। और हालांकि और आरक्षण का भी प्रावधान दिया गया है, जो कि आर्टिकल 332 के तहत आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ये तो हम लोग विधान मंडल में जो विधानसभा था उसके विषय में बात किए हैं। अब विधान परिषद की अगर बात किया जाए तो विधान परिषद में देखिए, सबसे पहले इरेज कर लेता हूँ। विधान परिषद की अगर बात किया जाए तो विधान परिषद में देखिए, विधान परिषद की अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 169 के तहत संसद जो है विधि बनाकर या विधि या कानून बनाकर राज्य में विधान परिषद के सृजन का उत्साधन के लिए उपबंध कर सकती है। यदि उस राज्य का विधानसभा तत्संबंधित संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करे तो। वहीं पर आर्टिकल 171 में यह प्रावधान दिया गया कि विधानसभा परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पे विधान परिषद है और विधानसभा दोनों है। विधान परिषद कौन से स्टेटों में है? आंध्र प्रदेश है, अपना यूपी बिहार तो है ही, यूपी बिहार तो उसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ पे होना ही चाहिए, होता भी है। और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तो 6 स्टेट हुआ, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। टोटल 6 राज्य हुए जहाँ पे विधान परिषद है। विधान परिषद जैसे आपने राज्यसभा के विषय में देखा था, कुछ मोस्टली आपको मिलता जुलता राज्यसभा की तरह दिखेगा। तो इनके भी सदस्य जो होते हैं, विधान परिषद भी एक अस्थायी सदन है, इसको भी डिजॉल्व नहीं किया जाता है। और इनके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। और हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर्ड होते हैं। वही कहने का मतलब वही है, जैसे उसमें था 1/3 सदस्य हर 2 साल में क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं, मतलब उनका सदस्य खत्म हो जाता है। इसके अलावा विधान परिषद वाले राज्य की जो विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर विधानसभा, अगर बाय द वे मैं मान रहा हूँ, अगर 300 सीटें हैं तो 300 का 1/3 करेंगे तो मतलब 100 सीटें से ऊपर नहीं होना चाहिए विधान परिषद का। तो ये भी एक फार्मूला तय किया गया है। और इसके अलावा किसी भी विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या अगर 40 से कम है तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो मोस्टली स्टेट में 40 से कम होने की वजह से वहाँ पे भी नहीं रखा गया है विधान परिषद। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या है 100 है और विधानसभा का जो है 403 है। तो 1/3 करेंगे 100 से ऊपर आएगा, लेकिन यहाँ पे 100 रखा गया है, ठीक है। और आर्टिकल 171 के उपखंड 4 के अनुसार विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। और इसके अलावा देखिए 171 के उपखंड 1 के 3 के अनुसार 171 के उपखंड 3 के अनुसार यह प्रावधान दिया गया कि विधान परिषद के यथाशक्य निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होना तथा जो शेष 1/6 सदस्य बच रहे हैं इनको मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। जैसे 12 सीट राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, जो कला शिक्षा समाज सेवा से संबंधित रहे हों, तो उसी तरह सेम प्रोसेस इसमें भी है। विधान परिषद में भी 5/6 सदस्य तो निर्वाचित होकर आते हैं, 1/6 सदस्य जो कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और विधान परिषद अपने जो सभापति या उपसभापति को साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके उनको पद से हटा सकती है विधान परिषद। और विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए देखिए इसमें थोड़ा सा 5 साल का और बढ़ाया गया है, इसमें 30 साल का कम से कम एज होना चाहिए। और विधानसभा का वहीं पे कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी सदस्य 60 दिन से अधिक बिना 60 दिन तक बिना बताए किसी कारणवश बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। और सेम प्रोसेस जैसे आपने देखा ही वैसे ही होता है, जैसे आपने लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के विषय में देखा था, उसी तरह मोस्टली आपको मिलता जुलता रहेगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस को। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैंने ब्रीफ डिस्कशन किया है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री से संबंधित कथन बताना है। तो मुख्यमंत्री से संबंधित कथन है कि वह राज्यपाल
राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, बिल्कुल करेक्ट है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, ये भी करेक्ट है। और उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहां उसका अस्तित्व है, ये सब जो कि राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन है विधान पालिका परिषद, जो कि राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन है। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में पड़ा रह सकता है, 3 माह से अधिक तक नहीं पड़ा रह सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया है तो विधान परिषद में 3 माह से अधिक समय तक पड़ा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने महीने तक रोक सकता है? तो विधान परिषद जो है 4 महीने तक रोक सकता है। प्रथम बार में 3 महीने तक और दूसरी बार में 1 महीने तक रोक सकता है विधान परिषद, ठीक है। और राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 के अंतर्गत रखा गया है, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, राज्य में धन विधेयक जिसको बोलते हैं मनी बिल जो कि प्रस्तुत किया जाता है केवल विधानसभा में। जैसे आपने सेंट्रल लेवल तक आपने देखा है कि जो मनी बिल होता है, धन विधेयक होता है, केवल राष्ट्रपति के संस्तुति के बाद लोकसभा में से पारित किया जाता है और राज्यसभा में मनी बिल को प्रस्तुत नहीं किया जाता। राज्यसभा में जो लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा के पास केवल इतना पावर है कि अगर 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उसको पास समझा जाता है। तो राज्यसभा के पास मनी बिल से संबंधित प्रावधान, मनी बिल से संबंधित पावर नहीं है। यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो वित्त मंत्री को त्याग देना होगा। यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा, ठीक है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जाता। राज्य के राज्यपाल के संस्तुति के मतलब बगैर धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता राज्य विधानसभा, ठीक है। और राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 171 के अंतर्गत रखा गया है, जो कि विधानसभा की संरचना से संबंधित कथन है। तो आपको पता है राज्य की विधान परिषद जो होता है, इनके सदस्यों की कुल संख्या उस विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से वर्तमान में मात्र 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे विधान परिषद हैं। और जैसे कि यूपी बिहार तो आप सीधे ले लीजिए, यूपी बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका और इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित सही विधि है? तो इसका राइट आंसर है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित विधि है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल पूछ सकता है। तो आर्टिकल 169 के उपखंड 1 में प्रावधान दिया गया है कि राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या उसको हटाना है तो संसद विधि कानून बनाकर विधि द्वारा तब तक कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा उस आशय का संकल्प सदन के जितनी भी कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत से पारित कर दें और विधि को संसद साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है, ठीक है। और अनुच्छेद 169 के उपखंड 3 के अनुसार ऐसी विधि अनुच्छेद 368 के प्रायोजनों के लिए संविधान का संशोधित नहीं समझा जाएगा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखिए भारत के, इसको आप देख सकते हैं, विधान 169 आर्टिकल में भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने के पर संसद के द्वारा समाप्त समझा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने देख लीजिए 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है कुल सदस्यों का 1/10 भाग जो कि मनोनीत किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है राज्य विधान परिषदों को। यहाँ अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है मध्य प्रदेश। राज्य विधान परिषद के विषय में सही कथन है, यह एक अस्थायी सदन है। जैसे आपने राज्यसभा के विषय में देखा था, यह भंग नहीं किया जा सकता है और हर दूसरे वर्ष में इनके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। वहीं पर विधानसभा का विधान परिषद की बात हो रही है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान जो कि आर्टिकल 170 में दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि विधान परिषद में जो टोटल सीट है, टोटल सीट का 5/6 तो निर्वाचित होते हैं और 1/6 जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य जो होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से एक को मनोनीत करने का प्रावधान है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश अविभाजित था तो उस समय 108 विधानसभा सीटें, विधान परिषद सीटें थी। तो अभी कितना हो गया? 100 हो गया है। ठीक है। और अगर 100 सीटें हैं तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं 38 सीटें और 36 सीटें आते हैं स्थानीय जो लोकल निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। 8 सीटें जो आते हैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 8 सीटें आते हैं और मनोनीत होते हैं टोटल 10। तो कुल मिला के 100 सीटें उत्तर प्रदेश के विषय में है। तो देख सकते हैं 5 सीटों से 5 तरह से सीटों का भरा जाता है सीटों को। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। वहीं पर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य की विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। ये कुछ अपवाद स्वरूप है। जैसे इसमें से आप देख सकते हैं सिक्किम है, सिक्किम में मात्र 36 सीटें हैं, गोवा में 40 सीटें हैं, मिजोरम और पुडुचेरी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कितना कितना सीटें हैं। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किसी राज्य की विधानसभा से अधिकतम सदस्य जो होते हैं 500 हो सकते हैं और न्यूनतम जो कि 60 सीटें। हालांकि कुछ अपवाद है जिसको हम लोग ऊपर देख लिए हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तो इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कौन करता है कौन नहीं करता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या जो कि उत्तर प्रदेश में 403 है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? इसमें है हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में सदस्यों की संख्या अधिक है। क्वेश्चन आ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में कितना है? तो अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा सीट है और मेघालय में मेघालय की अगर बात किया जाए तो मेघालय में भी 60 है, मणिपुर में भी 60 है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो सीटों की संख्या है 68 सीट है। क्लियर हुआ? तो चारों के विषय हम लोग देख लिए हैं। देखिए, राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदस्य के निहरता, जिसको बोलते हैं दल बदल के अतिरिक्त, इसको छोड़कर निहरता के संबंधित किसी भी प्रश्न का जो विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है राज्यपाल को है। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की गई है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए, उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना चाहिए। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है, क्योंकि विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, तो विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। यदि विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश दिया जाता है, राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है।
भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर लोकसभा के नियम का पालन करता है। तो ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, सही कथन बताना है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। सही कथन है, कोई व्यक्ति राज्य की विधानसभा के किसी भी स्थान को भरने के लिए चुने जाने वाले के लिए जो अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। इसको हम लोग स्टार्टिंग में देख लिए थे। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक से संबंध में सही कथन है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? आर्टिकल 164 के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो कि 12 होती है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 होती है। भारत में एकमात्र राज्य जहाँ पे सामान्य जिसको कॉमन सिविल कोड लागू है वहाँ पे है गोवा में कॉमन सिविल कोड लागू है। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री पद पर बना रह सकता है, 6 माह तक बना रहता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित सही कथन है, मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, हालांकि मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। जैसे सेंट्रल लेवल पर देखते हैं आपकी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं मंत्रियों का, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। तो मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य को देखिए, मुख्यमंत्री का पहला है कि मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। दूसरा है मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। तीसरा है मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो राज्यपाल के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। मुख्यमंत्री के दायित्वों का परिषद परिभाषित करता है आर्टिकल 167। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि नई व्यवस्था के अनुसार 5 वर्ष है। भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुई है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है सुचेता कृपलानी। राज्य विधानसभा निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों को निर्वाचन में भाग लेती है, भारत के राष्ट्रपति के, राज्यसभा के सदस्यों के और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। सही बताना, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए तो आपने देखा पूरा। इसके अलावा देखिए, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाले नास्तियाँ के माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है। मुख्य सचिव इसका राइट आंसर है। 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात विधानसभाएं भंग की गई थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की जो विधानसभाएं हैं भंग की गई थी 1992 में। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए जो 6 दिसंबर 1992 को, 6 दिसंबर की बात हो रही है 1992 को, अयोध्या घटना के बाद भाजपा जो शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों की विधानसभाएं को भंग कर दी गई थी, जबकि बिहार विधानसभा भंग नहीं की गई थी। ठीक है, 1980 के बाद 1995 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमान के लिए नौकरी में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रस्तावित किया है, जो कि आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं, राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है किसी राज्य का विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल है। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन जितना इसमें कवर किया गया लगभग कंप्लीट कर चुके हैं 99%। 1% होगा तो उसके लिए आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के विषय में देखेंगे, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, तो बने रहिए।
अब देखते हैं उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों के विषय में। सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि भारत के संविधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने देख लिया उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के विषय में। तो भारत के, इससे पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट के विषय में पूरा डिटेल्स में अध्ययन किए हैं। अब हम लोग देखेंगे उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय। तो भारत के संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति को क्या रखा गया, शीर्ष पर रखा गया है, उच्च न्यायालय की स्थिति में। ठीक है। और भारत के संविधान में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के लिए लगभग भाग 6 में, और अध्याय की बात करें तो अध्याय 5 के अनुच्छेद की बात करें 214 से लेकर 231 तक आर्टिकल अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय के। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था किया गया है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में संसद को अनुच्छेद 231 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्य, कोई ज़रूरी नहीं कि हर स्टेटों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या 2 या 2 से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। वहीं पर आर्टिकल 230 के तहत संसद कानून बनाकर किसी भी संघ राज्य क्षेत्र या किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार भी कर सकता है। तो किसको शक्ति है, अगर उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना है, 2 या 2 से अधिक स्टेटों में करना है या उसके अधिकार को बढ़ाना है, तो संसद कर सकती है। ठीक है। वहीं पर आर्टिकल 214 में दिया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 215 में दिया गया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक क्या होगा, अभिलेखी न्यायालय होगा। अभिलेखी न्यायालय होने का तात्पर्य है कि उच्च न्यायालय के जो भी निर्णय है, आदेश है आदि जो अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकार होंगे और उनके अवमानन के लिए दंड देने सहित ऐसे न्यायालयों की सभी शक्तियाँ होंगी। वहीं पर आर्टिकल 216 के अनुसार दिया गया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगी जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना समझे। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने की जरूरत है। तो उच्च न्यायालय के जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो क्राइटेरिया होती है, एज क्राइटेरिया, 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होती हैं राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने पद का त्यागपत्र दे सकते हैं। वहीं पर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के राष्ट्रपति को आदेश से पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति ऐसे आदेश संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में विशेष बहुमत से प्रस्ताव के आधार पर जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की समान प्रक्रिया तथा सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। ठीक है। तो देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं। पहला तो भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों का लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता के पद पर रहा हो, या ऐसे व्यक्ति जो न्यूनतम 10 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक के पद पर रहा हो। ठीक है। अनुच्छेद 202 के उपखंड 3 के घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो कि राज्य के संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है, और उनकी पेंशन जो होता है भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है, जो सैलरी दिया जाता है राज्य की संचित निधि से और केंद्र की जो संचित निधि है, भारत की जो संचित निधि है, उससे उनका पेंशन दिया जाता है। ठीक है। तो इतना ध्यान देने की जरूरत है। आर्टिकल 223 के अनुसार दिया गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो पद रिक्त रहने पर या अनुपस्थित रहने पर, तो उस उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों में सब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 224 में प्रावधान यह दिया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि या कार्य के बकाया रहने के कारण सम्यक रूप से जो एलिजिबिलिटी रखता है व्यक्ति को 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अनाधिक अवधि के लिए अपर न्यायाधीश, जिसको बोलते हैं एडिशनल जज के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक है। और एक्टिंग जज के रूप में भी नियुक्त करता है। तो ऐसे न्यायाधीश भी 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। ठीक है।
आर्टिकल 226 बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल 32 होता है उसी तरह 226 है। इसमें है मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए किसी प्रयोजन के लिए रिट जारी करने की शक्ति किसको है, उच्च न्यायालय को है। तो आर्टिकल 226 है, वहीं पर सर्वोच्च न्यायालय के लिए कितना है, मात्र आर्टिकल 32 है। ठीक है, तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। वर्तमान में न्यायालयों की संख्या कितना है, 25 है, लेकिन 7 ऐसे न्यायालय हैं जिनका कार्य क्षेत्राधिकार या कार्य क्षेत्राधिकार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए है या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। ठीक है, तो संसद को ये अधिकार है कि न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकता है उच्च न्यायालयों को। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना अगर देखा जाए तो अगर यूपी से है तो 1866 में उत्तर पश्चिमी प्रांत हेतु उच्च न्यायालय के रूप में, और आगरा में सदर दीवानी अदालत के रूप में स्थापना हुई थी, और 1869 में इलाहाबाद हस्तांतरित किया गया। ठीक है, और भारत के संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक अधीनस्थ न्यायालय, देखिए 233 से लेकर 237 तक के अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान है, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति के विषय में है, और जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने पर या प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालयों से परामर्श करके करेगा। ठीक है, तो जिला न्यायाधीशों में भिन्न किसी व्यक्ति किसी राज्य की न्यायिक सेवा से नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा होगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम भी 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को सिविल और आपराधिक दोनों ही मामले की सुनवाई का अधिकार है 11 ग्राम न्यायालय को। तो अब देखते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में, कार्यकारी एडिशनल जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और इसमें देखिए आर्टिकल 224 जिसको हम लोग अभी देखें, आर्टिकल 224 में उच्च न्यायालयों में जो एडिशनल एक्टिंग जज होते हैं उनकी नियुक्ति करने का प्रावधान है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनका भी सेम प्रोसेस है, 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद इनको पद पर नहीं रहना है। ठीक है, वहीं पर आर्टिकल 127 में आपको पता है कि उच्चतम न्यायालय जो है वहाँ पे एडॉक जज की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया 127 में। नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते जो है राज्य की समेकित निधि से दिया जाते हैं। वहीं पर अगर पेंशन की बात हो, पेंशन की, तो वहाँ पर दिया जाता है भारत की संचित निधि से। ठीक है, भारत की संचित निधि से। क्लियर हुआ? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो जज को पेंशन दी जाती है, अभी आपने क्वेश्चन देख लिया, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की जो सेवानिवृत्त की आयु है 62 वर्ष रखा गया है। हालांकि देखिए घटाया बढ़ाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु घटाया बढ़ाया जाता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सही कथन है पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय, बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा। और भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल 25 है। भारत का 25वां उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को अमरावती में स्थापित किया गया, और यह आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है, जिसका गठन आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किया गया है। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रीट अधिकारिता के। किसी उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होगा गैरकानूनी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है कोलकाता में है। इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई और उच्च न्यायालयों में से एक से अधिक राज्य के शासित प्रदेशों के लिए बम्बई उच्च न्यायालय है। मुंबई उच्च न्यायालय का एक से अधिक कार्य क्षेत्र है। ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो पंजाब हो गया, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए एक अलग है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, और वर्तमान में ऐसे के शासित प्रदेश जिनके पास अपना अपना उच्च न्यायालय है। और पूर्वोत्तर के 3 राज्य में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में एक नए उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है मार्च 2013 में। और इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बॉम्बे जो उच्च न्यायालय है, देखिए बॉम्बे उच्च न्यायालय, इसका कार्यक्षेत्र, इसका देख सकते हैं कितने स्टेटों से इसका कार्यक्षेत्र है बॉम्बे उच्च न्यायालय का। तो महाराष्ट्र पहले तो है, रहेगा ही, बॉम्बे है। तो फिर दादरा नगर हवेली दमन और दीव, ठीक है, ये बॉम्बे का है। वहीं पर अगर बात किया जाए कोलकाता का, कोलकाता उच्च न्यायालय, तो कोलकाता उच्च न्यायालय में कोलकाता में अगर देखा जाए तो कोलकाता पश्चिम बंगाल तो रहेगा ही, वेस्ट बंगाल, साथ ही साथ अंडमान और निकोबार है, ठीक है। वहीं पर गुवाहाटी में असम अरुणाचल प्रदेश मिजोरम नागालैंड, केरल में केरल और लक्षद्वीप है, मद्रास में तमिलनाडु पुडुचेरी है, और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में है। वहीं पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों के लिए है, ठीक है। अब देखते हैं उच्च न्यायालय के अधिकारिता में से एक से अधिक राज्य क्षेत्र में जो शामिल नहीं है, इसमें बताना है। एक से अधिक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। तो देखिए संघ राज्य क्षेत्र को छोड़ दिया है तो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकारिता क्षेत्र एक से अधिक राज्य में, जिसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम है। वहीं बॉम्बे उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र और गोवा है। पंजाब हरियाणा में पंजाब हरियाणा है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बेंच जो है मुंबई और गुवाहाटी में है, ठीक है। सबसे अधिक बेंच आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? मुंबई और गुवाहाटी में। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई और गुवाहाटी, मुंबई में तो आपको पता है, मुंबई में जो उच्च न्यायालय है महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, ठीक है, यहाँ पे। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं मूल अधिकारों का संरक्षण। उच्चतम न्यायालय के लिए आर्टिकल 32 में प्रावधान है, वहीं पर उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के लिए 226 में प्रावधान किया गया है, मूल अधिकारों का संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका के द्वारा जारी की जाती है तथा उसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसे कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट याचिका को बोलते हैं मैंडेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंडेमस बोलते हैं। और उत्प्रेषण, और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उनके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसको बोलते हैं परमादेश, जो कि हम लोग मौलिक अधिकार में पूरा डिस्कस किए थे, मूल अधिकार में। उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की जो शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार आते हैं। भारत के उच्च न्यायालयों का मुख्य क्षेत्राधिकार जो नहीं है वह परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जाती है। रीट जो न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है वह है प्रोविजन, जिसको बोलते हैं प्रतिषेध। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय के द्वारा जो उत्प्रेषण है, रीट है, जारी की जाती है एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनर्परीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करता है, उत्प्रेषण करता है। कथन और कार्य के विषय में देखा है तो न्यायालय को आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना को ओटी से आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड इसमें कारण जो है कि न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए गए हैं, दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया, ऐसा दोनों ही कथन सही है। जनहित याचिका जनसहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देता है। जनहित याचिका बिल्कुल करेक्ट है। जनसहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है, तो दोनों ही कथन सही है। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है, बिल्कुल करेक्ट है। और उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी करता है, दोनों ही कथन सही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ की समझ था और किस प्रकार का मुकदमा है? स्वसत्वाधिकार मुकदमा, टाइटल सूट्स मुकदमा है। सही कथन बताना। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के रीति के समान है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। न्यायमूर्ति जिसके विरुद्ध 2011 में राज्य विधानसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा के द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व
त्यागपत्र दिया है, यह है न्यायमूर्ति सौमित्र सेन ने। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है, 3 माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। विधि आयोग के निम्नलिखित अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होना चाहिए, न्यायमूर्ति HR खन्ना। जिला न्यायाधीश शब्द आता है संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश से आता है, ठीक है। और भारत के संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में 233 में डिस्ट्रिक्ट जज शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। वहीं पर आर्टिकल 230 में उच्च न्यायालयों के अधिकारिता क्षेत्र में संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार से, वहीं पर 231 में क्या है, 2 से अधिक राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय के स्थापना से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। इसके अलावा देखिए भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभ्यर्थी के अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं होगा वह है अधिकरण न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में सही कथन है। तो इसमें देखिए यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ताओं के रूप में स्वीकार करता है। ग्राम न्यायालय सिविल और आपराधिक दोनों ही मामले की सुनवाई करता है। भारत में जो मोबाइल कोर्ट है इसका मानस पुत्र है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके मानस पुत्र हैं, जो कि 2007 में हरियाणा के मेवात जिले से देश को पहला मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया था, ठीक है। तो आई होप हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे केंद्र और राज्य के संबंध के विषय में। तो हम लोग हाई कोर्ट और उसके अधीनस्थ न्यायालयों के विषय में टोटल क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। तो आगे क्लियर हो गया होगा, और तो बने रहिए यहाँ तक। हम नेक्स्ट देखते हैं केंद्र और राज्य संबंध। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है केंद्र राज्य संबंध के विषय में, इसको देखेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो केंद्र राज्य संबंध में इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। केंद्र राज्य संबंध देखिए इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो विधायी संबंध हो गया, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध में डिवाइड किया गया है। विधायी संबंध में अगर देखा जाए तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो बेहतर संबंधों की स्थापना करने के लिए विधायी जो कि प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन जो कि इसमें देखा जाए तो भाग 11 और 12 में दिया गया है। भाग 11 में आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध में प्रावधान का उल्लेख किया गया है 245 से 55। वहीं पर भाग 11 के अनुच्छेद 255 के बाद 56 आता है, 56 के बाद 263 तक ये जो है प्रशासनिक संबंध का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और वहीं पर भाग 12 जो कि आर्टिकल 263 के बाद 68 से लेकर 281 तक केंद्र और राज्यों की सरकारों के मध्य जो राजस्वों का वितरण संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है उसको बोलते हैं वित्तीय संबंध। तो हम लोग इसके क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन है भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। जाहिर सी बात है संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर विरोध से और हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। तो ये क्वेश्चन है। और इसके अलावा आपको पता है कि व्यवहार में केंद्र और राज्य में अगर एक दल सरकार होने या विपरीत दलों की सरकार होने पर दोनों के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो इसी में क्या होता है कि इसमें राष्ट्र के विकास में बाधक होती है, तो इसके लिए बनाया गया है। और भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट में एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से म्युनिसिपल संबंध कहा गया है। योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं भाग 11 में, जो कि हम लोग डिस्कस किए थे भाग 11 में, और आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक। और 245 के उपखंड 1 में दिया गया है कि भारत संसद जो कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी विभाग के लिए विधि बना सकेगी। तो आर्टिकल 245 के उपखंड 1 में दिया गया है कि केंद्र जो कि संसद खासतौर से लोकसभा, राज्यसभा भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में किसी विभाग के लिए कानून बना सकती है।
और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी विभाग के लिए विधि बना सकेगा, राज्य मंडल। वहीं पर आर्टिकल 247 247 में दिया गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह संघ सूची से संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन हेतु कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकते हैं, 247 में है। और 246 में दिया गया है कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियाँ, जो कि संघ सूची, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, तीनों लिस्ट का 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है, आर्टिकल 246। ठीक है। वहीं पर 248 में दिया गया है कि जो अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ हैं संघीय संसद को सौंपती, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो सेंट्रल को सौंपता है, आर्टिकल 248 में। ठीक है। और इसके अलावा देखिए बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं आर्टिकल 245 और आर्टिकल 246। केंद्र राज्य संबंध उल्लेखित करता है 7वीं अनुसूची। और विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की 7वीं अनुसूची में है। और वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है उसमें है समवर्ती सूची। और सेंट्रल लिस्ट होता है जो संघ सूची है, उसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। और कॉन्करेंट जिसको समवर्ती बोलते हैं, इसमें दोनों सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं। और एक होता है स्टेट लिस्ट, इसमें केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट देखिए, किसी शिशुओं वयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त है केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो कि नहीं थी संसद में है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है, अवशिष्ट अधिकारों को। वहीं पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव प्रवृत्त नहीं रहेगा 1 वर्ष से अधिक समय के लिए। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह वायु आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 355 में दिया गया है। भारत के राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए संविधानेतर और विविध संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन। भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। आर्टिकल 263 के अनुसार अंतर्राज्य परिषदों का निर्माण जो कि संवैधानिक स्रोत है। इसका देखिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना की जाती है। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन सही सुमेलित करना है। देखिए अंतर्राज्यीय पानी की झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति, भारतीय संविधान का आर्टिकल 262, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, राष्ट्रीय जल नीति 1987, नदी बोर्ड एक्ट 1956। ये सही है। क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में सही कथन है 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है, जिसमें चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। यह एक परामर्शदात्री संस्थाएं हैं। ठीक है। तो आपने क्वेश्चनों को देखा। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? परिषदें भारतीय संघ के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं और परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो परिषदें आपको पता है ये भारतीय संघ के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं और एक बेहतर मंच प्रदान करती है जहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच पारस्परिक जो अमान्यताएं हैं उनको स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार विमर्श और परामर्श के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। ये मामला चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सबसे एक सहयोग के रूप में उपाक्षी होते हैं, मतलब एक तरह से जुड़े होते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन होता है संसदीय कानून के द्वारा, सृजन होता है क्षेत्रीय परिषदों का। और झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन 8 अगस्त 1995 को हुआ है, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र राज्यों के संबंध पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रही हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, दोनों ही अपनी जगह पे सही है, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं,
सरकारिया आयोग बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है, गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारी आयोग। देखिए, केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए और उनको और मजबूत बनाने के लिए सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में, डेट पूछ सकता है, 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। क्यों किया गया था आपको पता ही है, केंद्र राज्यों के संबंध पर विचार करने और उनके मजबूत करने के सुझाव देने के लिए। इसके अलावा अन्य सदस्य थे शिवरामन और SR सेन, इनके सदस्य थे, और इन्होंने 1983 में गठित हुआ था, 1988 में अपना रिपोर्ट सौंपा। और यही है, सरकारिया आयोग का संबंध आपने देख लिया है। सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट है। और कई बार 356 का जो प्रयोग होता है, केंद्र में जो सत्तारूढ़ दल होते हैं उनके द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। 1956 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा या अन्य प्रावधानों पर विचार के लिए बिना जल्दीबाजी में कर दी जाती है। तो इस प्रकार का जो है चीज़ें उसके लिए बोला गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अस्थाई अंतर्राज्यीय परिषद, जो कि अंतर सरकारी परिषद के नाम से जाना जाती है, इसका स्थापना का समर्थन किया था सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग जो कि अस्थाई अंतर्राज्यीय परिषद स्थापना की अनुशंसा किया था, और इन्होंने 1990 में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया था। इसको आपने देख ही लिया है, 1983 में गठन हुआ था आयोग का, और 1988 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपा। सरकारिया आयोग राजमन्नार पूछी आयोग, जो कि भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित है। सरकारिया, राजमन्नार और पूछी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन समझिए कि 100% आता ही है तीनों आयोग से। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानून तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों का आवश्यक निर्देश दे सकता है, दोनों ही करेक्ट है। संविधान का अनुच्छेद जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, आर्टिकल 257 में दिया गया है। केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण संविधान का भाग 12 में प्रस्तुत करता है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। अनुच्छेद 281 के अंतर्गत केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। संविधान के अंतर्गत सीधे विदेश ऋण प्राप्त करने में संबंध में राज्यों की स्थिति नहीं ले सकते हैं, तो राज्य को सीधे विदेश ऋण प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया है, संविधान के अंतर्गत है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। इसका देखिए, विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जाता है, जो कि आर्टिकल 265 में बोला गया है ऐसा। ठीक है, आर्टिकल 265 में बोला गया, न ही कर लगाया जा सकता है, न ही एकत्रित किया जाता है विधि के प्राधिकार के बिना, कानून के बिना। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, संविधान के किस आर्टिकल में करों को केंद्र के द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? आर्टिकल 270 में प्रावधान दिया गया है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 270 में यह प्रावधान है कि जो संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर जो है और शुल्क भारत सरकार के द्वारा लगाए गए और एकत्रित किए जाएंगे और उन्हें संघ और राज्यों के मध्य क्या किया जाता है, वितरित किया जाता है। ठीक है, भारत में शेयर बाजार और फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर जो कि संघ सरकार के द्वारा लगाया जाता है और संघ सरकार के द्वारा एकत्रित भी किया जाता है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है? आर्टिकल 301। आर्टिकल 301 भाग 13 के उपबंध दिया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य समागम का आबद्ध होगा। तो देख लिया आपने। ठीक है, इसके अलावा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है। राज्य सरकारों को कृषि आय कर समुद्देशित करता है, भारत का संविधान समुद्देशित करता है कृषि आय कर। नेक्स्ट चैप्टर है आपात उपबंध। आपात उपबंध के विषय में एक बार देख लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें अगर देखा जाए तो देखिए, भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, जो कि आर्टिकल 355 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। इसके अलावा राज्य में जब संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है या वित्तीय आपात, 3 तरह से आपातकाल की व्यवस्था दिया गया है भारत में। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी जो राज्य होंगे केंद्र के अधीन आ जाएंगे, और आर्टिकल 352 के उपखंड 1 के तहत दिया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होंगे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में या उनके सन्निकट होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। वहीं पर आर्टिकल 352 के उपखंड 3 में दिया है कि राष्ट्रपति ऐसा उद्घोषणा संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त करने पर ही कर सकता है। ये भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन एक बात और है कि आपातकाल की घोषणा जब भी होगा उसका अनुमोदन संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, तो संसद की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों की न्यूनतम 2/3 से सदस्य से ज़्यादा होना चाहिए, और तब जाके आपातकाल की घोषणा होगी। लोकसभा के विघटन की स्थिति में अगर रहेगा तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद जो पहली बैठक होगी 30 दिनों तक ये जारी रहेगा। यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो तो संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल यदि बीच में वापस नहीं किया जाता है तो 6 माह तक जारी रहेगा, और प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत का अनुमोदन करके इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके विषय में दिया गया। और देखिए नेक्स्ट, किस तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा किया कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है, जो कि 25 जून 1975 को ये लागू किया गया। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता आंतरिक अशांति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत किया गया है, प्रावधान है। आर्टिकल 352 के तहत दिया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, और 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए। संसद के विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, और संसद के साधारण बहुमत से इसको वापस लिया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुमत 2/3 बहुमत तो होना जरूरी है आपातकाल के लिए लगाने के लिए, लेकिन उसको वापस लेने के लिए बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी से ही वापस हो जाता है। संसद के द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है। घोषणा की तिथि से 1 माह के अंतराल में भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारियों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। आर्टिकल 20 और 21 के अतिरिक्त आर्टिकल 359 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति है आर्टिकल 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारियों को। इसमें नोट के रूप में देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत आर्टिकल 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि अन्य मूल अधिकार जिसमें आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर 44वें संविधान संशोधन को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। आर्टिकल 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, और यह उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार निलंबन नहीं होते हैं, बल्कि न्यायालयों के द्वारा केवल उनके परिवर्तन कराने का अधिकार निलंबन हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए, संघ और राज्य के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधान, जो कि राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के समय निलंबित किया जा सकता है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है, बिल्कुल करेक्ट है, और आर्टिकल 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है, दोनों ही। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है ओनली। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? आर्टिकल 356, आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं, देखिए 356 के तहत प्रावधान दिया गया है कि राज्य में जब संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति की शासन की उद्घोषणा की जा सकती है, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है, और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद होती है वहाँ को हटा देते हैं, और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटन
अथवा निलंबन कर सकता है। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि स्थानीय निकायों का विघटन राष्ट्रपति के शासन की उद्घोषणा का कोई परिणाम नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति शासन गवर्नर राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के लिए आवश्यक परिणाम नहीं है राज्य विधानसभा का विघटन या स्थानीय निकायों का विघटन। ठीक है। और 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या मणिपुर में 10, उत्तर प्रदेश में 9, बिहार में 8, ओडिशा में 6 बार। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था 1951 में पंजाब में, 1953 में पेप्सू राज्य में। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित कथन सही है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है और इस उद्घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन में अनुमोदन किया जाना चाहिए। वहीं पर यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के द्वारा उसके प्राधिकार के अधिकार प्रयोज्य होगी। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है और राष्ट्रपति का आपातकाल जो अधिकार है संविधान के साथ धोखा है। किसने बोला था? यह कथन KM नाम्बियार ने कहा था। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं आर्टिकल 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित सही कथन है। वित्तीय आपात की घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों के द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक आज तक नहीं किया गया एक बार भी। और आपातकाल की सोच 3 प्रकार की होती है, तीनों को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है वह आक्रमण राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और आर्थिक संकट पर। ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि है आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, संसद के द्वारा बढ़ाई सकती है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में वित्त आयोग के विषय में, तो बने रहिए। देखते हैं वित्त आयोग के विषय में। वित्त आयोग देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 280 और राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 5 ईयर्स के अंतराल पर या उससे पहले आवश्यकता अनुसार जब भी होता है तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य होता है कि संघ और राज्यों के बीच जो करों हैं, टैक्स जिसको बोलते हैं, टैक्स के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच में ऐसे जो आगम होते हैं उसके आवंटन के तरीकों के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना। वित्त आयोग जो कि भारत की जो संचित निधि से राज्यों के राजस्व से या राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत की अनुशंसा भी करता है। इसके अलावा अगर राज्य के वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य की पंचायतें और नगर पालिका के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय राष्ट्रपति को अनुशंसित करता है। आर्टिकल 280 में दिया गया है वित्त आयोग के विषय में, 280 संविधान के। तो अगर इसमें अगर देखा जाए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसमें। प्रथम वित्त आयोग का गठन जो कि KC नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था 1951 में, 22 नवंबर की बात है। और 14वां वित्त आयोग YV रेड्डी जो कि अभी हाल में जो NK सिंह है। ठीक है। और NK सिंह 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता कर रहे हैं, NK सिंह। ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट में देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है, समान रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है, वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर वित्तीय वितरण होता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है केंद्रीय करों में राज्य के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। इसके अलावा देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है नेक्स्ट में, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्य और केंद्रों के बीच में बंटवारे से। भारत में वित्त आयोग का कार्य होता है केंद्रीय करों का विभाजन, सहायतार्थ अनुदान निर्धारण।
इसका देखिए, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल करेक्ट है। और संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है, तो एक सही है लेकिन आर गलत है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे, 13वें के विजय केलकर, वाई बी रेड्डी 14वें के, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो कि अभी हाल में है एन के सिंह है। वित्त आयोग के द्वारा प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष भारत के राष्ट्रपति रखवाते हैं। वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष में किया जाता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार भी किया जा सकता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 280 में प्रावधान है। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक 15 वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं। वित्त आयोग का एक चेयरमैन और 4 अन्य सदस्य होते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में जो फिजिकल विवादों से निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी जो है सर्वोच्च न्यायालय है। तो आपने वित्त आयोग के सारे क्वेश्चनों को कवर कर लिया है, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं योजना आयोग और नीति आयोग के विषय में। तो योजना आयोग, नीति आयोग, तो योजना आयोग एक संविधानात्तर संस्था थी। इसका मतलब संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, इसका संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था। इसको एक परामर्शदात्री संस्था मानते थे। योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था और प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होते थे। और प्रथम योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष देखा जाए तो गुलजारी लाल नंदा थे। इनका मुख्य कार्य भारत के पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था। अब योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया। और नीति आयोग, नीति का फुल नेम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और नीति आयोग का अंत जो किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया और योजना आयोग की स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग एक संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके स्थापना किया गया था। संविधानस्थ संस्था है नीति आयोग। वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव MV माथुर ने दिया था। संवैधानिक निकाय जो नहीं है योजना आयोग, इन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषद में उल्लेख नहीं है। भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग के विषय में कौन सा कथन सही है, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया 2015 में 1 जनवरी। यह एक सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता के क्रम में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया गया है। वहीं पर इसका देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों हेतु भी, बिल्कुल करेक्ट है। और यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपायों हेतु पंचवर्षीय योजना का निर्माण करता है। दोनों ही कथन सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में देखा जाए तो राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करता है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्ति के उपाय सुझाती हैं। राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देशित प्रदान करती है। तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। वहीं पर राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। 6 अगस्त 1952 में भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की गठित किया गया है। नीति आयोग का स्थापना आपने देख ही लिया है। अब देखते हैं लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग के विषय में। लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग के विषय में अगर देखा जाए तो हमारे देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए बनाई गई संस्था जिसका नाम है ओम्बुड्समैन के नाम से जाना गया, एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में स्थापना 1809 में स्वीडन में हुआ था। वहीं पर भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारण के लिए इसी के समकक्ष लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो कि 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत करके केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्यों स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। यह एक तरह से कहा जाए गैर संवैधानिक दर्जा वाली वैधानिक संस्थाएं हैं। केंद्र स्तर पर लोकपाल संस्थाएं के अंतर्गत 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो अधिकारी हैं पिनाकी चंद्र घोष इनके प्रथम अध्यक्ष थे।
वहीं 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग में भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो भारत में लोकपाल विधेयक, आपने इसके विषय में बहुत सारा कहानी लंबी है तो इसको देखेंगे। भारत में लोकपाल लोकायुक्त के स्थापना का सुझाव जो कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था। और भारत में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में हुई थी, और उड़ीसा पहला राज्य था जिसमें लोकायुक्त से संबंधित विधेयक 1970 में पारित किया गया था और 1983 में इसको लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत अगर देखा जाए तो लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। इसका देखिए, राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम अनुशंसा हुआ था भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-67 में, 66 से 70 के बीच में। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है लोकपाल, इसी से लिया गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति किया था मोरारजी देसाई, बाद में हनुमंतया। संसद में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था 1968 में, और प्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र में किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट में देखा जाए, उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि है 8 वर्ष। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है उत्तराखंड। अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। और अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, तो दोनों ही कथन सही है। अब भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में सही कथन बताना है। भारत सरकार ने 6 समुदाय जिसमें से मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन को अल्पसंख्यक के रूप में अनुसूचित किया गया। वहीं पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1992 में सांविधिक दर्जा दिया गया। भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। बोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाया गया था राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ के लिए 1993 में बोहरा समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है बोहरा समिति। और जो नेक्सस था अपराधी और राजनेताओं के जांच के लिए बोहरा समिति का गठन किया गया था। वहीं पर राजमन्नार आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने का सिफारिश किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। वहीं पर राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किए थे आर्टिकल 123 के तहत 1993 में। ठीक है, और इसके अलावा देखा जाए तो नेक्स्ट में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा राज्यसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्ति जो कि मात्र सलाहकारी प्रकृति की है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अगर देखा जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और आयोग के गैर सदस्य जो सिविल सोसाइटी की संख्या को 2 से 3 बढ़ा कर दिया गया, जिसमें एक महिलाएं भी होगी, इसको भी ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपने बोहरा समिति के विषय में देखा। राजमन्नार जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किए थे राजमन्नार आयोग। और मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान के वे भाग जो मानव अधिकारों को सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांत पर प्रावधानों को प्रतिबंधित करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। देखिए यूडीएच जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल 30 अनुच्छेद है। 10 दिसंबर को मनाया था मानवाधिकार दिवस के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट है डेट। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानवाधिकार की अवधारणा का प्रमुख जो बल है, प्रमुख बल के विषय में अगर देखा जाए तो मानव होने के नाते मानव गरिमा पर इसका संबंध है। द्वितीय पीढ़ी का मानवाधिकार समझा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 के तहत अनुच्छेद 1 से 21 तक के उल्लिखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार समझा जाता है, जबकि अनुच्छेद 22 से 27 तक उल्लिखित अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार समझा जाता है। अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार, अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार और मानवाधिकार के रूप में शामिल है। स्वतंत्रता तथा समानता, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार में से वह जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है वह है निजता का अधिकार। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की जिस पीढ़ी के अंतर्गत आता है वह है दूसरी पीढ़ी। 1993 में राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेद के तहत मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था, आर्टिकल 123 में।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 प्रवृत्त हुआ था 28 सितंबर 1993 को। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था मानवाधिकारों का बेहतर संरक्षण, मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। इसका देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समिति में सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में सही कथन है। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायमूर्ति होना चाहिए। इसकी शक्तियाँ केवल सिफारिश प्रकृति की हैं। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आवश्यक है। नेक्स्ट में देखिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लोक सेवा की परिभाषा जो कि धारा 2 के उपखंड 1 के यम में अंतर्गत दी गई है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बलों की परिभाषा में शामिल नहीं है राज्य के सशस्त्र बल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है, वह है भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका, बिल्कुल करेक्ट है। और उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल जो कि 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले होता है तो धारित करता है, बिल्कुल करेक्ट दोनों के स्टेटमेंट। इसको आपने देख लिया है। राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन जो कि न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है, तो संबंधित राज्य के उच्चतम या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए जो प्राधिकृत करने की शक्ति है राज्यपाल को है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो कि राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके अलावा देखिए राज्य मानवाधिकार के जो कार्य नहीं है, मानवाधिकार का उल्लंघन करने वालों को सजा देना एक कार्य नहीं है, क्योंकि एक परामर्शदात्री सलाहकारी संस्थाएं हैं। आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एक मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग के द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है लोक सेवक। भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 178, 179, 180 और धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग को समझा जाता है सिविल न्यायालय। देखिए सशस्त्र बलों के सदस्यों के द्वारा मानवाधिकारों के अतिक्रमण की शिकायत के बारे में आयोग स्वपरिणाम से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। मानवाधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार का एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम 7 वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्थान नहीं है। इसके अलावा देखिए जो संवैधानिक प्राधिकरण है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत एक संवैधानिक प्राधिकरण है। अंतर्राज्य परिषद का स्थापना 1990 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का 1952, केंद्रीय सतर्कता आयोग का 1964 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 1993 में स्थापना हुआ था। इसके अलावा देखिए संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित कथन सही है, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम.एन. वेंकटैया ने किया था। इसके अलावा देखिए संविधान समीक्षा आयोग जिसने फरवरी 2000 में गठित किया गया, इसके अध्यक्ष थे एम.एन. वेंकटैया। स्वर्ण संघ समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह है मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों की अग्रता। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अछूत विवाद का सूत्रपात किया था, गठित करने वाले थे मोरारजी देसाई। मंडल आयोग ने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया 1980 में। 1990 में अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं था, वह धार्मिक कारण नहीं था। सीबीसी की स्थापना जो कि संथानम समिति पर आधारित है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का स्थापना 1963 में, भ्रष्टाचार निरोधक कानून का 1988, प्रवर्तन निदेशालय का 1956 में स्थापना किया गया। भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 315। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है। सिविल सेवकों के हस्तांतरण पर परामर्श नहीं लिया जाता है।
किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए सही है, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। इस पदाधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का जो उपयुक्त चरित्र चित्रण है, लोक नीति की कार्यान्वित करने वाला अधिकरण। यूनिवर्सल पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष थी रोज बैथ्यू। वहीं पर देखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय भारित होते हैं राज्य की संचित निधि पर। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत किया गया है। इसके अलावा देखिए जाए प्रसाद का सिद्धांत आर्टिकल 310 में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तो आपने इसको देखा। इसके अलावा अब देखते हैं कुछ अस्थायी आयोग से कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चुनाव आयोग के विषय में देखेंगे। तो भारत के संविधान के भाग 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 21 आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक अस्थायी जो संक्रमणकाली तथा विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 370 आपको पता है जम्मू कश्मीर राज्य के अस्थायी उपबंधों से था, जो कि इसको हटा दिया गया अभी। हालांकि भारत में एक संविधान के अंतर्गत केंद्र और समस्त राज्यों की संपूर्ण व्यवस्था का संचालन किया जाता है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो हालांकि अब इसको हटा दिया गया। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे ऐसे क्वेश्चन है भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान जो कि आर्टिकल 371 से 371 जे में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के ख में विशेष उपबंध जो कि असम के लिए है, और 371 के तहत जो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए भी विशेष उपबंध दिया गया है। इसके अलावा देखिए 370 आपको पता है एक अस्थायी संक्रमणकाली उपबंध है। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, बिल्कुल करेक्ट है। भारत का संविधान लागू हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। जम्मू कश्मीर का प्रभुता संपन्न संविधान ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, बिल्कुल करेक्ट है। जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ, तो ये भी करेक्ट है। हालांकि अब इसको जब 2019 में इसको हटा दिया गया। ठीक है, अब इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि इम्पोर्टेंट है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को देखते हैं। चुनाव आयोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखेंगे हम लोग। अब भारत के संविधान के भाग 15 आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग से संबंधित है, निर्वाचन आयोग से या निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 324 में दिया गया है कि भारत का संविधान निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है, और निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और अस्थायी निकाय है, और यह आयोग देखा जाए तो संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों का निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराना और इनका निर्वाचन को संचालन करता है। साथ ही साथ निर्देशन और नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार होता है। आर्टिकल 324 को उपखंड 2 में प्रावधान दिया गया है कि निर्वाचन आयोग जो कि होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, समय समय पर चेंज होता रहा है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो सिफारिश पर से ही पद से हटाया जा सकता है। किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्वेश्चनों को और डिस्कस करते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त के विषय में कौन सा कथन सही है? मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य के विषय में देखा जाए तो संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, साथ ही साथ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, निर्वाचन सूचियाँ तैयार करना है, उसका निरीक्षण करना, निर्देशन करना और कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। करने का मतलब यह है राष्ट्रपति का चुनाव भी
भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। साथ ही साथ देखिए निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित जो विवाद है इसको भी निपटाता है निर्वाचन आयोग। इसके अलावा देखिए भारत में विविध जो निर्वाचनों के लिए निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत की गई हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमणी मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। भारत में निर्वाचन प्रकरण के आरंभ में सही कथन है निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। ठीक है। इसके अलावा देखिए संसद के सदस्य की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्न भी विनिश्चित करते समय राष्ट्रपति राय प्राप्त कर सकेगा, जो कि भारत के निर्वाचन आयोग से। इसके अलावा यदि किसी राज्य विधानमंडल के या विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना जो निश्चित राशि जमानत राशि को खो देगा जब निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक होगी तब। इसके अलावा न्यायालय के द्वारा अपराधित जो घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए जो अयोग्य करार देने का निर्णय है संसद के द्वारा किया गया है। और कथन है कारण है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट वैसे ही हो जाता है। चुनाव आयोग की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करना होता है, बिल्कुल करेक्ट है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया है, ये गलत है, ओनली ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार एक विधिक और वैधानिक अधिकार है, एक अधिनियम के अंतर्गत अधिकार है। किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार की मान्यता प्राप्त की गई? आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार की मान्यता दी गई है, वयस्क मताधिकार। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल भारत के आपको पता है संविधान के भाग 15 आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार संबंधी प्रावधान दिया गया है। इसमें बोला गया है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन जो होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो ऐसे तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी भी कानून के द्वारा उसके अधीन जो नियत की जाए कम से कम 18 साल का होना चाहिए। इसको भी चेंज किया गया जो कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर जो वायु सीमा रखा गया 18 वर्ष रखा गया है। ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन को देखते हैं। नवयुवक के द्वारा 18 वर्ष की आयु मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया 1989 के आम चुनाव में। 61वें संविधान संशोधन 1988 में संविधान में संशोधन करके 21 वर्ष से घटाकर एज जो कि 18 वर्ष कर दिया गया। राज्य विधानमंडल के संबंध में कौन सा कथन सही है? सिद्धांत में देखा जाता है यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई भी स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। नेक्स्ट देखिए निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में सही कथन। निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। 2009 लोकसभा के चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में मतलब 10 लाख लगभग कितना थी? 714 थी। वहीं में 2019 में 908.72 थी। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1996 के द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधन के विषय में कौन सा कथन सही है इसमें बताना है। तो पहला तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी भी दोष सिद्धि के होने पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले जो प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। चुनाव लड़ने वाले किसी भी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी भी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता है। कोई भी अभ्यर्थी अब 2 या 2 से अधिक संसदीय चुनाव क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। इसका देखिए दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश किया है लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचनी सुधार से संबंधित है। उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहाँ पर द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। संसद के द्वारा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई है अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई, बिल्कुल करेक्ट है।
और निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। बिल्कुल करेक्ट है। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया 1989 में। ठीक है। इसके अलावा देखिए इसका निर्वाचन अगर देखा जाए स्थानीय निकायों के द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता है, जो स्थानीय भारतीय निर्वाचन आयोग के। ठीक है। इसको स्थानीय निकाय का जो इलेक्शन है स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है। सही कथन बताना है। लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें एससी के लिए, वहीं पर 47 सीटें एसटी के लिए हैं आरक्षित। और किसी निर्वाचित क्षेत्र को आरक्षित करने के निर्णय जो कि परिसीमन आयोग के द्वारा लिया जाता है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। परिसीमन आयोग के संदर्भ में सही कथन है, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीयता, लिंग, हितों, विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों को यथाचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। दोनों ही करेक्ट है, इसको आप देख लीजिए। इसके अलावा देखिए भारत की पहली महिला निर्वाचन आयोग थी वीएस रमा देवी। और राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण, बिल्कुल करेक्ट है। और ये ऑप्शन गलत है। कारण वीवीपैट का संस्करण जो कि M2 M3 है भारत में मतदान के लिए। ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको पता है 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है। नेशनल वोटर्स डे। ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में राजनीतिक दल के विषय में। हालांकि इसको हम लोग डिटेल्स में अध्ययन किए हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे इसके अलावा। ठीक है। तो देखते हैं, बने रहिए। जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट चैप्टर है हम लोग का भारतीय संविधान में। तो देखेंगे पंचायती राज और सामुदायिक विकास के संबंध में। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चनों को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको पता है पंचायती राज एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है और इसमें मेन उद्देश्य इसका अगर देखा जाए तो जन भागीदारी को बढ़ाना और जो निचले स्तर ग्रामीण स्तर तक है विकास को ले जाना, यही इसका काम है। और भारत के संविधान के भाग 9 आर्टिकल की अगर बात किया जाए 243 से लेकर 243 के अड़ तक पंचायत से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। और 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत के संविधान के भाग 9 में 16 नया अनुच्छेद जोड़ा गया और 11वीं अनुसूचियाँ जोड़ी गई। 243 के अनुच्छेद के उपखंड क में प्रावधान दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा और जिनकी जनसंख्या जो कि होगा 20 लाख से अधिक नहीं होगी। और 11वीं अनुसूची में कुल मिलाकर टोटल 29 विषयों का प्रावधान दिया गया है जिनका उत्तरदायित्व पंचायत को सौंपा गया है। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उन्हें शक्ति और प्राधिकरण प्रदान कर सकता है। पंचायती राज्य जो कि राज्य सूची का विषय है, आर्टिकल 243 के ग के तहत पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान राज्य का विधानमंडल तैयार करता है। पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय जो कि राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है और इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, परंतु इससे पहले भी पूर्व विघटन किया जा सकता है। और पंचायतों का वित्तीय जो स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है। जो कि आर्टिकल 243 के 6 बोल सकते हैं में प्रावधान दिया गया है। और भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। और 1957 की बात अगर किया जाए, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण स्तर पर 3 स्तर का पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था, जिसमें से एक ग्रामीण स्तर हो गया, दूसरा ब्लॉक स्तर हो गया, तीसरा जो हो गया जिला स्तर। तो ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था।
और बलवंत राम मेहता को बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार या वास्तुकार। इसके बाद बहुत सारी समितियाँ बनी, जैसे के संथानम समिति 1963 में। इनका जो प्रमुख उद्देश्य रहा या प्रमुख जो इन्होंने रिपोर्ट दिया, पंचायतों को सीमित राजस्व शक्ति प्रदान करने और पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना का अनुशंसा इन्होंने किया था। और इसके बाद पंचायत की निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के लिए पुनः संथानम की अध्यक्षता में 1964 में फिर से टीम गठित की गई और इसमें और अपना रिपोर्ट जो उन्होंने सौंपा 1965 में। तो सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 73वें संविधान संशोधन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे बाद में। देखिए, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के प्रथम जो स्पष्ट संस्तुति 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दिया था। 1988 में गठित पीके थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को गठित या संविधान में सम्मिलित करने की संस्तुति प्रदान की गई थी। पूर्व में 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने यह सहमति व्यक्त किया कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो इस तरह का बहुत सारी समितियां ने अपना अपना रिपोर्ट सौंपा और इस आधार पर पंचायती राज व्यवस्था का विकास होता चला गया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चनों को। जो क्वेश्चन आएगा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का संगठित करने का कौन सा आर्टिकल है, जो कि अभी हम लोग देखें डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में प्रावधान करता है। पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वशासन के इकाई के रूप में संगठित किया। और पंचायतों के संबंध में कौन सा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है राज्य का विधानमंडल। पंचायत को चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया गया राज्य सरकार के द्वारा। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में। पंचायत का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। पंचायत से संबंधित प्रावधान के विषय में देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत का चुनाव संपादित करेगा। सभी पंचायतों का जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष निर्धारित होगा और एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। इसका देखिए भारत के संविधान के पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वें संविधान और 74वें संविधान संशोधन जब हुए, जब उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल जोड़ा गया 1993 में। 73वें संविधान संशोधन कानून को वैधानिक शुरुआत हुआ 64वें संविधान संशोधन बिल से। पंचायतों और नगरपालिका के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया 1993 में। पंचायतों के प्रधान, प्रमुख और अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं सम्मिलित है, आरक्षण से उसके क्रियाकलाप में से एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। तो बिल्कुल करेक्ट है। और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। तो ऑप्शन नंबर 1 कथन 1 करेक्ट है और कारण गलत है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और भारत की महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किया गया है, जो कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका शक्ति जो है, इसमें देखिए ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है और ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट, पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय विशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। इसका देखिए ग्राम सभा का अभिप्राय क्या होता है। ग्राम सभा का अभिप्राय आपको पता है कि ग्रामीण स्तर के जो पंचायती क्षेत्र की निर्वाचन प्रणाली में नामावली में पंजीकृत जो लोग हैं निर्वाचक नामावली में, वही इसको ग्राम सभा से तात्पर्य होता है। और आपको पता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मिलित की अध्यक्षता करता है उपस्थित जो अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा के द्वारा चुना जाए
करते हों। इसके अलावा देखिए पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है विकास में जनभागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल को लागू करने के हेतु लाया गया है, जो कि अनुच्छेद 43 में है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज से संबंधित सही कथन बताना है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग रहा है और यह एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप से जुड़ी संरचना है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। इसका देखिए भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, ये तीनों ही भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। नागरिकों की शिकायतों के मामलों में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। पंचायती राज नामांकन जिस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम रहा वह है M.K. गांधी। इसका देखिए CDP और NIS के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC के द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया है, वह है बलवंत राय मेहता। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय सुझाव, अशोक मेहता द्विस्तरीय, LM सिंघवी स्थानीय स्वशासन की पद्धति और GV राव प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार से संबंधित प्रावधान है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में स्थापित किया गया और बलवंत राय मेहता को अभी हम लोग देखे थे पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया। राजस्थान में नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति जो कि जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना, इसके लिए सुझाव दिया था, सिफारिश किया था। पंचायती राज से संबंधित जो समितियाँ रही हैं, सबसे पहले बलवंत राय समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर GK राव समिति, फिर LM सिंघवी समिति। देखिए, और 1984 में CH हनुमंता राव समिति बनी थी। GK राव समिति 1950 में, 1977 से 78 के बीच में अशोक मेहता समिति। बलवंत राय समिति सबसे पहले 1957 में और 1986 में LM सिंघवी, PK थंगन समिति 1988 में। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित जो नहीं है, दिनेश गोस्वामी और VK राव समिति। देखिए, न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश किसने किया था? न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने किया था। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अशोक मेहता ने पंचायती राज के लिए संस्तुति किया था द्विस्तरीय और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय। LM सिंघवी ने स्थानीय स्वशासन की पद्धति का सुझाव दिया था और GK राव जो कि प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार से संबंधित दिया था। देखिए, भारत को पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति LM सिंघवी कमेटी के द्वारा दिया गया। संविधान के 73वें संविधान संशोधन ने प्रावधान क्या किया था? सबसे पहले पंचायतों के लिए नियमित चुनाव कराने का प्रावधान, फिर महिलाओं के लिए सभी सीटों पर आरक्षण। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण और 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों का शक्ति के अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किया जाने वाला जो कार्य वर्णित है 11वीं अनुसूची में, टोटल 29 विषयों निर्धारित किया गया 11वीं अनुसूची पंचायतों के लिए। जो 29 कार्यों की सूची है जो कि आर्टिकल 243 के जी में प्रावधान दिया गया पंचायतों को। और देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कथन सही है। राज्य के पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची को तैयार करना, राज्य की पंचायतों और नगरपालिका के लिए निर्वाचन करवाता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं,
पंचायतों में उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन 1992 निर्दिष्ट करता है देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके दिया गया जो कि पंचायतों में आरक्षण महिलाओं को, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में दिया गया, और 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है अनुच्छेद 243 का घ। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% को वैध किया, जो कि इन चारों राइट आंसर है। पंचायती चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण लागू नहीं होता है अरुणाचल प्रदेश में। और 73वें संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा स्वशासन व्यवस्था। 24 अप्रैल को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 अप्रैल भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज के शासन प्रणाली की संरचना, जो कि ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। और 20 लाख देखिए जनसंख्या, वह न्यूनतम जनसंख्या जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती है। जो ग्रास रूट लेवल है, जिसको तृणमूल लोकतंत्र से जो संबंधित है पंचायती राज पद्धति। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाया गया लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग डिस्कस करें और भी चीज़ों को, जैसे कि वन मिनट देखिए, तो इसमें देखते हैं, ठीक है। देखिए, पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम, क्षेत्र और जिला परिषद। खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? यह ग्राम पंचायत। 3 सोपानों में पंचायती जो बनाने की परिकल्पना किया गया था संविधान के भाग 9 में। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की जो अधिसूचना है राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, इसने अगर 21 वर्ष की उम्र को पूरा कर लिया तो वो पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सही कथन है, पंचायतों के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए जारी रहती। बिल्कुल करेक्ट है। वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद म्यूनसिपल में चुनाव अगर जाने का इच्छुक है तो उसमें नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्तों पर निर्भर होगी, उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में जो नहीं आता वह सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। इसका देखिए, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत जो नहीं आता है वह जुडिशियल रिव्यू। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार किसी भी राज्य में नहीं है। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। इसका देखिए, पंचायतों की विस्तृत स्थिति का पुनर्लोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के आई के अनुसार किया जाता है। किसी राज्य को राज्यपाल उस विशेष राज्य की पंचायतों के द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में राज्य वित्त आयोग संस्तुति करता है। राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए राज्य वित्त आयोग उत्तरदायी है। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। वहीं पर देखिए, भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन के संबंध में सही कथन है, यह संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्रचना करता है और यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। मेयर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है।
राज्य सरकार का स्थानीय जो इकाई है, लोकल बॉडी है, ये नियंत्रण नहीं होता है नागरिकों की शिकायतों में। नगरपालिका से संबंधित है संविधान का भाग 9A। वहीं पर राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन करते हैं आर्टिकल 243 के क और 243 के JA के तहत। राजस्थान में जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य होते हैं। निर्वाचित 20 सदस्य और पदेन सदस्य 5 होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंत खेल कम हो गया है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा राजस्थान संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनर्स्थापन हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन देखिए UPSC जैसे एग्जाम में ही आता है, ठीक है। तो देखिए कथन कारण में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग का कोई भूमिका नहीं है, बिल्कुल गलत है ऑप्शन। और संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 73वें और 74 के बावजूद स्थानीय स्वशासन के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कथन ए जो गलत है। यदि पंचायत भंग होती है तो निर्वाचन 6 महीने के अंदर होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाएं नहीं है, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में। और देखिए, जनगणना के अनुसार नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु भारत की जनगणना के अनुसार सही है जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, इनकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, जहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% और गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। किसी राज्य में नगरपालिका की सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल सक्षम होता है। भारत में महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है और उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में जिला योजना समिति का गठन किया गया? आर्टिकल 243 के ZD से जिला योजना समिति की व्यवस्था 74वें संविधान संशोधन में किया गया। वहीं पर 73वें संविधान संशोधन का व्यवस्था करता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी पंचायत का चुनाव कराने का, वहीं पर राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने का है। 73वें संविधान संशोधन में भारत में प्रत्येक पंचायत का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष निर्धारित किया होता है, जो कि प्रथम अधिवेशन की निर्धारित तिथि से। और 73वें संविधान संशोधन में यह भी प्रावधान किया है कि पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का है। पंचायती राज की संरचना के संबंध में सही कथन है, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है उसको मध्य स्तर पर पंचायत को गठित न करने की छूट देता है। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। पंचायत समिति के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है ब्लॉक स्तर पर। वहीं पर भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है। उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद असम, मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश, वहीं जनपद पंचायत मध्य प्रदेश, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश, तालुका परिषद गुजरात और आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपनों में से ही। उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा और अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से। लखनऊ का जो संबंध है नगर निगम और छावनी परिषद से है, कानपुर का नगर निगम से, गाजियाबाद का नगर निगम और काकोरी जो कि नगर पंचायत। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होना चाहिए किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है
राष्ट्रीय प्रसार सेवा। वहीं पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के जेड जी के अनुसार सहकारी समितियां के निदेशकों की अधिकतम संख्या जो कि है 21 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो यहाँ और हम लोग का पॉलिटी जो कि भारतीय संविधान टोटल कंप्लीट हो गया 1 बाय 1 करके। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।